I'll be guiding you the basics of music through my instrument piano today. तो कुछ बहुत छोटे छोटे से बेसिक्स समझेंगे सबसे पहले म्यूजिक के बारे में, उन्हें हमारे इंस्ट्रूमेंट से कनेक्ट करेंगे, कैसे फ्लो चल रहा है म्यूजिक का, कैसे हमें एक सॉन्ग ऑलरेडी किसी का कॉम्पोजिशन उसको कैसे स्टडी करना है या अपना सॉन्ग कंपोज करना है उसको कैसे करना है, तो उनके रास्ते कहाँ से जा रहे हैं, क्या क्या है बेसिक्स, क्यों हमें बेसिक्स के साथ कनेक्ट होना है। तो आज कुछ इन चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करता हूँ, जिन लोगों को जो बिल्कुल ही नए हैं वो भी ताकि समझ पाए, चीज़ों से कनेक्ट हो पाए। हमारे पास म्यूजिक में ना हम इस इंस्ट्रूमेंट को सबसे पहले तो वेस्टर्न वे में लर्न लर्न करते हैं। चाहे हम इस पे प्ले कुछ भी इंडियन सॉन्ग करें या वेस्टर्न सॉन्ग करें या किसी भी लैंग्वेज का सॉन्ग प्ले करें, कुछ भी हम इस प्ले प्ले करते हैं, एज द इंस्ट्रूमेंट इज वेस्टर्न, तो हमें इसको वेस्टर्न फॉर्म में ही लर्न करना है इसको। तो इसके सारे बेसिक्स जो भी हम लेंगे वो सारा वेस्टर्न फॉर्म में हम लर्न करेंगे। So basically, there are 12 notes in music which are used like for playing keyboard. So the basic 12 notes used in music, Western theory, I'll share the notes so that it is visible for you also. Just a second. So as all of you can see, there are 12 notes I have written here. You can go through it also as well as means the first note is known as C. हमारा पहला नोट जो होता है, जिसको हम म्यूजिक में जो 12 नोट्स होते हैं उसमें से जो पहला नोट है वो C। द नेक्स्ट नोट इज सी शार्प। ये जो हैश सिंबल है इसको हम शार्प प्रोनाउंस करते हैं हमारे म्यूजिक में। तो सी, सी के बाद नेक्स्ट नोट आता है हमारे पास सी शार्प। सी शार्प के बाद जो नेक्स्ट नोट आता है हमारे पास दैट्स डी। डी के बाद जो नेक्स्ट नोट आता है वो हमारा डी शार्प है। डी शार्प के बाद जो नेक्स्ट नोट आता है दैट्स ई। ई के बाद जो नेक्स्ट नोट आता है दैट्स एफ। एफ के बाद जो नेक्स्ट नोट यूज होता है दैट्स एफ शार्प। एफ शार्प के बाद नेक्स्ट नोट इज जी, देन जी शार्प, ए, देन ए शार्प, देन बी एंड इट कम्स बैक टू सी अगेन। सो ये बेसिक 12 नोट्स है जो हमारे म्यूजिक में हमारे यूज होंगे। ठीक है, तो ये जो 12 नोट्स है ये हमारे इस इंस्ट्रूमेंट कीबोर्ड पे कहाँ प्लेस्ड है, तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। सो अगर कीबोर्ड, इफ यू लुक एट योर इंस्ट्रूमेंट कीबोर्ड, सो जो बेसिक कीज का पैटर्न है इस कीबोर्ड पे, इट गोज लाइक द सेट ऑफ टू ब्लैक कीज, देन इट्स सेट ऑफ थ्री ब्लैक कीज, अगेन इट्स सेट ऑफ टू ब्लैक कीज, देन सेट ऑफ थ्री ब्लैक कीज, टू ब्लैक कीज, थ्री ब्लैक कीज, पूरा एक सीक्वेंस है। इट्स गोइंग थ्रू आउट द सेम पैटर्न, मतलब एक सीक्वेंस चल रहा है, सेट ऑफ टू ब्लैक कीज followed by set of three black keys, followed again by set of two black keys, then again three black keys। तो इनको विजुअलाइज भी ना हम इन ब्रैकेट्स की तरह करते हैं कि एक सेट ये है टू ब्लैक का, एक सेट है थ्री ब्लैक का, फिर एक सेट है टू ब्लैक का, फिर एक सेट है थ्री ब्लैक का। So talking about this set, जहाँ set of two black keys, wherever you can find the set of two black keys in your keyboard, the left side white key is named as C। यहाँ हम C locate करते हैं। जहाँ भी आपको set of two black keys you can locate at your instrument, and the left side white key is known as C। Set of two black keys, the left side white key is known as C। Again set of set of two black keys in your instrument, and the left side white key is called as C। Again spot the set of two black keys and the left side white key is C। So जहाँ भी आपको set of two black keys दिखता है, left side वाले white key का नाम हमेशा C है। This is C, 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 right? Similarly, जहाँ भी आप set of three black keys देखेंगे, wherever you can spot the set of three black keys, the left side white key is called as F। This is F। Set of three black keys, left side white key, this is F। Set of three black keys, left side white keys, F। This is F। This is F। So now you can find all C and F on your keyboard। This is C, set of two black keys, जहाँ भी दिख रहा है आपको, जहाँ set of three black keys दिख रहा है लेफ्ट साइड पे F है। फिर set of two black keys, this is C, this is F, C, F। So talking about the first bracket, जो C जहाँ पे हमारा C पड़ रहा है, the next immediate white key after C is D, and next to D is E। So this is C, this is D, this is E। Again set of two black keys, left side this is C, this is D, this is E। Set of two black keys, this is C, this is D, this is E। Set of two black keys, this is C, this is D, this is E। तो जहां भी आपको set of two black keys दिख रहे हैं उसके नीचे जो तीन white keys हैं उनका नाम है C, D, E। Coming to this bracket, set of three black keys, left side में जो हमारी white key पड़ती है उसका नाम है F। Next white key is G, next is A, next is B। So F, G, A, B। Set of three black keys, left side सीधा F, this is F, this is G, this is A, this is B। F, G, A, B,
ये नाम है इन नोट्स के। सो अब अपने कीबोर्ड पे किसी भी वाइट की का नाम आप पता लगा सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल रैंडमली अगर इस की का नाम पता लगाना है तो आप सबसे पहले देखेंगे सेट ऑफ 3 ब्लैक कीज में पढ़ रहा है, दिस इज एफ, यू नो इट। सो एफ जी ए, क्योंकि एफ जी ए बी, दिस इज ए। कोई भी रैंडम की, इसका नाम क्या है, दिस इज सी, ये सेट ऑफ 2 ब्लैक कीज में आ रहा है, दिस इज सी डी ई, इसका नाम ई है, सी डी ई। ऐसे आप लोग पहुंचेंगे इस की तक, राइट? ओके, सो कमिंग टू ब्लैक कीज, ये जो ब्लैक कीज हैं ये हमारी व्हाइट कीज के शार्प्स है बेसिकली, इन व्हाइट कीज के ही शार्प नोट्स है। तो सी, दिस ब्लैक की इज नेम्ड एज सी शार्प, दिस इज डी, द नेक्स्ट ब्लैक की इज डी शार्प, देन दिस इज ई, ई के बाद कोई ब्लैक की नहीं है बीच में, सीधा व्हाइट की है नेक्स्ट मेरे पास। तो आई विल मूव टू एफ, एफ के ऊपर एफ शार्प, नेक्स्ट इज जी, जी के ऊपर जी शार्प, नेक्स्ट इज ए के ऊपर ए शार्प। तो सारी ब्लैक कीज जो आपकी व्हाइट कीज हैं उनके नीचे उनके ऊपर के शार्प्स हैं। तो शार्प बेसिकली हमें आगे लेके जा रहे हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट जो आगे आपका ब्लैक नोट पड़ रहा है व्हाइट के ऊपर, जो भी नेक्स्ट नोट है उसका शार्प बन जाता है, ये एफ है, दिस इज एफ शार्प, ठीक है? ये जी है, तो ये जी शार्प है। तो अगर आपको किसी भी की का नाम स्पॉट करना है, सपोज इस की का क्या नाम है, तो आप क्विकली रेफर कर सकते हैं, दिस इज एफ जी ए के ऊपर ए शार्प, दिस इज ए शार्प। तो आप अपने कीबोर्ड पे मेरे हिसाब से इजीली किसी भी की को आप नेम अप कर सकते हैं, इजीली आप किसी भी की का नेम फिगर आउट कर सकते हैं, या कोई भी नोट जिसका आपको नाम पता हो, वो नोट आपके इंस्ट्रूमेंट पे कहाँ प्ले होगा, यू कैन इजीली स्पॉट दैट नोट इन योर एट योर इंस्ट्रूमेंट। तो और आपको ये सिखा देता हूँ। तो ये बेसिक 12 नोट्स है जो कि मैंने अभी आपको कीबोर्ड पे भी बताया। सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, ई के बाद कोई शार्प नहीं है, के बाद सीधा हम एफ पे मूव करते हैं, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प, बी, अगेन बी के लिए कोई शार्प नहीं, हम सीधा सी पे मूव करते हैं, राइट? सो बेसिक 12 नोट्स हो गए, सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी, राइट? तो अब जो नेक्स्ट चीज के बारे में आप लोगों से बात करूंगा उसे सेमीटोन एंड टोन्स कहते हैं। तो सेमीटोन क्या होता है बेसिकली, जैसे किसी भी चीज को नापने के लिए कोई यूनिट होता है हमारे पास, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए मीटर्स होता है, मीटर मीटर किलोमीटर में हम लोग मेजर करते हैं डिस्टेंस को, या किसी लिक्विड को मेजर करना है तो हम उसको मेजर करते हैं, वेट को ग्राम किलोग्राम में मेजर करते हैं। तो ऐसे ही नोट्स के बीच में कितनी दूरी है, कितना डिस्टेंस है, इसको हम सेमीटोन्स एंड टोन्स में मेजर करते हैं इसको, कि कितना डिस्टेंस चलना है, या कितना डिस्टेंस अभी है एक दूसरे से दूर, कौन से नोट्स कितने दूरी पे हैं, ये मेजर करने के लिए टोन्स एंड सेमीटोन्स इनको इनको हम यूज करते हैं। तो सेमीटोन क्या होता है, सबसे छोटा यूनिट, मतलब सबसे नजदीकी वाले दो नोट्स, मतलब बिल्कुल सबसे नजदीक, अगर मैं सी पे हूँ तो सबसे नजदीकी नोट कौन सा पड़ रहा है मेरे पास, सी शार्प। सी के नेक्स्ट कौन सा आता है, सी शार्प। तो सी से सेमीटोन मूव करूंगा तो आई रीच एट सी शार्प। तो सबसे नजदीकी वाले नोट्स पे मूव करने को एक सेमीटोन का मूव कहा जाता है। अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं, सी से ये जो रास्ता जा रहा है सी शार्प तक का मार्क बना हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज सेमीटोन। ऐसे सी शार्प से एक सेमीटोन चलेंगे तो सबसे नजदीकी नोट कौन सा आता है, डी। डी से एक सेमीटोन चलेंगे तो सबसे नजदीकी नोट कौन से पहुंचते हैं, डी शार्प। डी शार्प से एक सेमीटोन चलेंगे तो सबसे नजदीकी नोट ई। तो दिस इज, ऐसे हम सेमीटोन्स को चलते हैं, और जब हम दो सेमीटोन्स को इकट्ठे चलते हैं एक ही साथ, एक के बाद एक, तो वो एक टोन का मूव कहलाता है, दैट्स कॉल्ड टोन। तो जब भी आपको एक टोन सुनाई पड़े तो आपको उसको क्या समझना है कि दे आर दोस टू सेमीटोन्स। एक टोन का मतलब क्या है, टू सेमीटोन्स। तो जैसे कान में आप सुनाई पड़े कि एक टोन आगे बढ़िए, तो मतलब दो सेमीटोन्स आगे बढ़ना है। तो सी से अगर एक टोन आगे बढ़ते हैं तो दो सेमीटोन, मतलब एक सी शार्प दूसरा डी। सी से एक टोन चले तो डी, डी से एक टोन चलेंगे तो दो सेमीटोन्स, इट विल कम टू ई। ई से एक टोन चलेंगे तो दो सेमीटोन, विल रीच टू एफ शार्प। ई से टोन चले एफ शार्प। ऐसे बी से अगर टोन चले तो बी से टोन चलेंगे तो सी एंड सी शार्प पे पहुंचेंगे। बी से टोन चलेंगे तो सी शार्प पे। तो दो सेमीटोन्स कॉन्टिन्यूसली चलने को हम लोग एक टोन का मूवमेंट कहते हैं, राइट? तो अगर इंस्ट्रूमेंट पे भी हम लोग देखें तो सी से सेमीटोन चले सबसे नजदीकी नोट सी शार्प। सी शार्प से एक सेमीटोन चले तो सबसे नजदीकी नोट डी। डी से एक सेमीटोन चले तो सबसे नजदीकी नोट डी शार्प। डी शार्प से ई।
ई से एक यार सेमीटोन बड़ा मजा आया आपने। हाँ बस करेक्ट चल रहा था रिप्लेस पूरा ना याद करो अल्लाह का दूर हो। आप लोग अपने माइक म्यूट कर दीजिए, पीछे से कुछ So I डिस्टरबेंस। have muted, then you can continue. ओके ओके राइट। सो सेमीटोन्स को ऐसे चलते हैं। सो नेक्स्ट चीज, अब सेमीटोन्स एंड टोन्स आई बिलीव आप लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। सबसे नजदीकी नोट पे जब हम मूव करते हैं तो एक सेमीटोन होता है, और जब हम दो सेमीटोन को साथ में चलते हैं तो एक टोन होता है। तो इससे इससे नेक्स्ट जो अब चीज, इसके जस्ट नेक्स्ट चीज जो मैं आपको इसके साथ जुड़ी हुई समझाना चाहूंगा, द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट द स्केल्स, एंड वी लर्न मेजर स्केल्स के बारे में। आज वी लर्न हाउ टू कंस्ट्रक्ट मेजर स्केल्स, हाउ टू प्ले, हाउ टू फिगर इट आउट। तो कैसे कैसे काम करते हैं मेजर स्केल्स में, उससे पहले समझते हैं स्केल क्या होता है। तो दोस्तों अगर बात की जाए, अगर मैं कोई भी एक कॉम्पोजिशन निकालता हूँ हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक से लेके हमारे इंडियन फोक म्यूजिक से लेके हमारा इंडियन कंटेम्प्रेरी, ये बॉलीवुड वगैरह का जो म्यूजिक आ रहा है सारा इंडियन कंटेम्प्रेरी म्यूजिक, वेस्टर्न कंटेम्प्रेरी जो वेस्टर्न जस्टिन बीबर, कोल्ड प्ले, जो फेमस म्यूजिक वेस्टर्न म्यूजिक आ रहा है बैंड्स वगैरह का। सो वेस्टर्न कंटेम्प्रेरी से कोई भी निकालते हैं, इंटरनेशनल फोक से या फिर वेस्टर्न क्लासिकल से, किसी भी जोन से आप कहीं से भी कोई भी सॉन्ग या कोई भी कॉम्पोजिशन अगर उठा के पिक करते हैं तो वो किसी न किसी स्केल पे बेस्ड है, किसी ना किसी स्केल पे बेस्ड है। अगर वो स्केल एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो कॉम्पोजिशन बन ही नहीं सकती, किसी ना किसी स्केल से इंस्पायर्ड जरूर है। कोई हर कॉम्पोजिशन किसी ना किसी स्केल से इंस्पायर्ड है। इट्स लाइक आप एक फ्लोर पे बैठे हैं ना, भी जिस फ्लोर पे आप लोग टिके हुए हैं, आप लोगों के पाँव टिके हुए, आप लोगों की चेयर्स है, आप लोगों का फर्नीचर टिका हुआ है, अगर वो फ्लोर ही नहीं है तो आप कहाँ पे खड़े हो सकते हैं, कहाँ बेस हो सकते हैं? हवा में तो नहीं खड़े हो सकते, आपको फ्लोर चाहिए, नहीं तो आप हवा में नहीं खड़े हो सकते। तो सिमिलरली कॉम्पोजिशन के लिए वो फ्लोर है, वो स्केल। अगर वो स्केल एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो कॉम्पोजिशन खड़ी नहीं हो सकती, कॉम्पोजिशन बन ही नहीं सकती। इसलिए स्केल्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है हमें। तो स्केल्स का ही एक टाइप आज मैं ब्रीफ अप करूंगा आप लोगों को, दैट्स मेजर स्केल। सो म्यूजिक में, हमारे म्यूजिक में स्केल किस तरीके से देखा जाता है, कोई भी स्केल होता है तो इट्स अ सीक्वेंस ऑफ नोट्स इन अ फिक्स्ड ऑर्डर। हमारा म्यूजिकल स्केल, कोई भी म्यूजिकल स्केल, इट्स अ सीक्वेंस ऑफ नोट्स इन अ फिक्स्ड ऑर्डर। मतलब कुछ नोट्स का सीक्वेंस होता है, ये डिपेंड करता है कि कितने नोट्स का सीक्वेंस। हमने 12 नोट्स पढ़े अभी तक, हमारे पास 12 नोट्स होते हैं। तो इन 12 नोट्स में से ही अगर पेंटाटोनिक स्केल है तो वो 5 नोट्स का सीक्वेंस होगा, अगर ब्लूज स्केल है तो 6 नोट्स का सीक्वेंस होगा, अगर मेजर या माइनर स्केल है तो वो 7 नोट का सीक्वेंस होगा, क्रोमेटिक स्केल है उसमें 12 के 12 नोट्स लगते हैं। सो इट डिपेंड्स कि कितने कितने नोट्स का सीक्वेंस वो है, कौन सा टाइप का स्केल है, वो उस चीज पे डिपेंड करता है कि वो स्केल कितने नोट्स का सीक्वेंस होगा। सो मेजर स्केल के बारे में बात करते हैं, तो मेजर स्केल इज बेसिकली सीक्वेंस ऑफ 7 डिफरेंट नोट्स। 7 नोट उसमें लगते हैं, बट जब हम उसको लिखते हैं तो हम 8 नोट, मतलब पहला नोट ही रिपीट होकर दोबारा से आता साइकिल कंप्लीट करने के लिए। तो रिटन फॉर्म में हम 8 लिखते हैं, बट बेसिकली 7 डिफरेंट नोट्स कैरी करता है एक मेजर स्केल। तो फिक्स पैटर्न, कोई भी टाइप का स्केल होगा वो एक फिक्स पैटर्न लेगा। तो किसी भी मेजर स्केल, कोई भी नोट का मेजर स्केल होगा, मतलब सी, जैसे 12 नोट्स हमने पढ़े तो सी से एक मेजर स्केल बन सकता है, सी शार्प से एक मेजर स्केल बन सकता है, डी से एक मेजर स्केल, 12 में से किसी भी नोट से एक मेजर स्केल बन सकता है। पर होगा क्या, वो एक फिक्स पैटर्न फॉलो करेगा, तब वो मेजर स्केल बन पाएगा। किसी भी नोट से हम स्टार्ट करें पर उसको एक फिक्स पैटर्न के थ्रू जाना पड़ेगा, तब वो एक मेजर स्केल बनेगा। सीक्वेंस ऑफ नोट्स इन अ फिक्स्ड पैटर्न या फिक्स्ड ऑर्डर। तो मेजर स्केल इज सीक्वेंस ऑफ 7 नोट्स, और जो फिक्स्ड ऑर्डर है जिसमें मेजर स्केल कंस्ट्रक्ट होता है, दैट्स टोन टोन सेमीटोन, टोन 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 सेमीटोन। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, टोन टोन सेमीटोन, टोन 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 सेमीटोन। सो एग्जांपल के लिए मैं आप लोगों को साथ साथ एक शीट शेयर कर देता हूँ यहाँ पे। ये मैंने मेजर स्केल्स का कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे बेसिकली 7 डिफरेंट नोट्स होते हैं, और ये टोन टोन सेमीटोन, टी को टोन पढ़ते हैं, एस को सेमीटोन। सो टी फॉर टोन, टोन टोन सेमीटोन, टोन 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 सेमीटोन। इस तरीके से एक मेजर स्केल बनाया जाता है। और ये 12 नोट्स में से किसी भी नोट से मैं स्टार्ट करके एक मेजर स्केल बना सकता हूँ। अगर मैं सी से स्टार्ट करूंगा तो मैं सी मेजर स्केल बनाऊंगा, अगर मैं सी शार्प से स्टार्ट करूंगा तो मैं सी शार्प मेजर स्केल बना पाऊंगा, अगर मैं डी को 1 रखूंगा तो मैं डी मेजर स्केल बना पाऊंगा, डी शार्प को 1 की जगह रखूंगा तो डी शार्प मेजर स्केल बना पाऊंगा। तो सी मेजर स्केल बनाने के समय हम लोग देखते हैं, यहाँ सी मेजर स्केल हमने बनाया हुआ है। सो हमारा फर्स्ट नोट हो गया सी, क्योंकि मैं सी मेजर स्केल बना रहा हूँ, मैंने 1 के नीचे लिखा सी। नाउ सी में टोन चलेंगे
क्योंकि फर्स्ट में टोन चलना है तब सेकंड नोट आएगा, 1 और 2 के बीच में टोन लिखा हुआ है, 1 से टोन चल के हम सेकंड में पहुंचना है हमें। तो फर्स्ट सी है, उसमें टोन चलेंगे, तो सी में अगर यहाँ से हम देखते हैं टोन चले तो हम पहुंचे डी पे, सेकंड नोट इज डी, राइट। तो सेकंड नोट में फिर टोन चलेंगे, देन विल रीच आवर थर्ड नोट। सो सेकंड नोट हमारा डी है, डी में हमें टोन चलना है थर्ड नोट के लिए, तो डी में टोन चले वी रीच टू ई, 3 के नीचे ई। थर्ड नोट में हमें सेमीटोन चलना है हमारा फोर्थ नोट तक पहुंचने के लिए, तो ई में एक सेमीटोन चलेंगे तो फोर्थ आ गया हमारा एफ, क्योंकि सबसे नजदीकी नोट सेमीटोन है, तो ई से सेमीटोन एफ, 4 के नीचे लिखा एफ। एफ में टोन चलेंगे तो फिफ्थ नोट आएगा, एफ में टोन चले फिफ्थ नोट इज जी, जी में अगेन टोन चलेंगे सिक्स नोट ए, ए में अगेन टोन चलेंगे सेवंथ नोट तक पहुंचने के लिए, ए में टोन चले बी, एंड सेवंथ नोट से सेमीटोन चलेंगे अपने लास्ट नोट तक, एथ नोट तक पहुंचने के लिए, बी में हम सेमीटोन चले तो वापस सी आ गया, तो सी से स्टार्ट किया था हम वापस सी पे पहुंचे। तो 12 नोट्स के अंदर से बेसिकली 7 डिफरेंट नोट्स हमें मिलते हैं, सी डी ई एफ जी ए बी, जो कि सी मेजर स्केल में लगते हैं। तो सी मेजर स्केल कैसे बजाया जाता है, सी डी ई एफ जी ए बी सी। एक और एग्जांपल यहाँ पे एक और क्रिएट किया हुआ है हमने, एफ शार्प मेजर स्केल हमने बनाने की ट्राई किया हुआ है। तो एफ शार्प हमारा फर्स्ट नोट हो गया एफ शार्प, 1 के नीचे एफ शार्प, एफ शार्प में हम टोन चलेंगे तो सेकंड नोट जी शार्प, एक टोन चलने के बाद जी शार्प में एक टोन चलेंगे तो थर्ड नोट हमारे पास आया ए शार्प, ए शार्प में सेमी टोन, तो ए शार्प के बिल्कुल नजदीकी नोट बी, बी फोर्थ, फोर्थ में टोन चलेंगे, बी से टोन चलेंगे तो एक सेमीटोन एक सेमीटोन, दो सेमीटोन, टोन का मतलब दो सेमीटोन, तो सी शार्प, सी शार्प में टोन चलेंगे रीच डी शार्प, डी शार्प में अगेन टोन चलेंगे एफ, एफ में सेमीटोन चलेंगे एंड वी रीच एफ शार्प। सो किसी भी मेजर स्केल को ऐसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, आप किसी भी नोट से मेजर स्केल बना सकते हैं। सो जो बेसिक फॉर्मूला है मेजर स्केल बनाने का वो है टोन टोन सेमीटोन, टोन 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 सेमीटोन। तो जैसे सी मेजर स्केल एक बार यहाँ पे मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ, सी में टोन चले मतलब एक सेमीटोन, नेक्स्ट नोट में जो मिला डी, फिर एक टोन चले तो मुझे मिला एक सेमीटोन ई, ई में फिर एक सेमीटोन चलना है, तो ई के बिल्कुल नजदीकी नोट क्या है एफ, एफ, एफ में एक टोन चले जी, जी में एक टोन चले ए में एक टोन चले बी, बी में एक सेमीटोन चले सी, तो सी डी ई एफ जी ए बी सी, ये नोट्स होते हैं हमारे सी मेजर स्केल के। और जैसे हमने एफ शार्प मेजर स्केल भी बनाया, तो एफ शार्प मेजर स्केल के नोट्स क्या थे, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, डी, सी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प, राइट। सो सी मेजर स्केल के बारे में डिस्कशन करते हैं, एक बार सीखते हैं इसको कैसे बजाते हैं, इसको कैसे बजाना चाहिए, क्या तरीका होता है इसको बजाने का, क्या फिंगर्स यूज करते हैं और कैसे हाथ को रखते हैं पियानो पे, किस तरीके से ध्यान रखा जाता है किन चीजों का। तो अगर आप अपने हाथ को यूं जोड़ के देखें, सब लोग अगर अपने हाथों को यूं जोड़ के देखें तो आपकी ये टिप्स कनेक्ट हो रही हैं, ये टिप्स, इन टिप्स से प्ले किया जाता है, ये फ्लैटेड एरिया से कीबोर्ड को नहीं प्ले किया जाता, इन टिप्स से, इन टिप्स को यूज किया जाता है प्ले करने के लिए, दोनों हाथों की ये जो टिप्स है, और थंब में ये एरिया, दिस एरिया, साइड एरिया जो होता है आपके थंब्स का, ये साइड एरिया, और यहाँ पे टिप्स, ये इन चीजों से प्ले किया जाता है। एक चीज हमेशा ध्यान रखी जाती है कि आपका पाम should never go below key level, it should be always above key level। ये जो मेरा कीज का लेवल है, जहाँ पे मेरी कीज खत्म हो रही है व्हाइट कीज, और ये हमेशा की लेवल से ऊपर रहेगा जब भी मैं प्ले करूंगा। ऑल हैंड इनसाइड की एरिया के बाहर कोई भी फिंगर्स नहीं होंगी, सारी फिंगर्स की एरिया के अंदर होंगी, और आपका पाम ऊपर होगा दोनों हाथों में जब भी आप प्ले करें, ध्यान रखें। So thumb is always known as the finger number 1 for both the hands. Thumb is always finger number 1. Never get confused कि इसके लिए वो चल तो कर लिया फिर को चल भूल तो कोई सब भूल तो दी तीन अब तेरे को जो भूल तो कर ले can continue I muted। Yeah. So thumb is finger number 1 for both the hands. This is a key rule. कभी नहीं भूलना है, इस चीज को हमेशा याद रखना है कि finger number 1 चाहे right हो चाहे left हो। Thumb finger number 1, this is finger number 2, 3, 4, 5. So C मेजर स्केल को बजाने के लिए जो राइट हैंड फिंगर्स का हमारा यूज होता है, दैट्स 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5। सो सी मेजर स्केल में यहाँ पे प्ले कर रहा हूँ, जिसके नोट्स हमने निकालते हैं C D E F G A B C। सो 1 2 3 1, थंब मेरा नीचे से आएगा, 1 2 3 4 5,
मेरा पूरा हैंड कीबोर्ड एरिया के अंदर है, मेरा पाम ऊपर है और मैं अपनी टिप से प्ले कर रहा हूँ। आप नोटिस कर सकते हैं 1 2 3 1 2 3 4 5। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जब भी आप थंब का मूवमेंट लाएंगे आपको अपना एल्बो मूव नहीं करना है, आपका एल्बो स्ट्रेट रहना चाहिए। एल्बो के भरोसे आप थंब का मूवमेंट नहीं निकालेंगे, ऐसा नहीं करेंगे 1 2 3 और ये थंब निकालने के लिए आप 1 ऐसे करके एल्बो से थंब निकाल रहे हैं। दिस इज रॉन्ग प्रैक्टिस, ऐसा नहीं करेंगे। हाथ हमेशा ऊपर रहेगा, स्ट्रेट रहेगा एंड 1 2 3 1 2 3 4 5 एंड इसी का उल्टा आप बजाएंगे 5 4 3 2 1 3 2 1। तो डिसेंडिंग क्या हो गया, इसी का उल्टा 5 4 3 2 1 3 2 1। सिमिलरली लेफ्ट हैंड से जब आपको बजाना है तो आपको बजाना है 5 4 3 2 1 3 2 1। सो 5 वही सी मेजर स्केल, सी से स्टार्ट कर रहा हूँ। 5 4 3 2 1 3 2 1। डिसेंडिंग गोज लाइक 1 2 3 1 2 3 4 5। ठीक है, सो राइट हैंड हो गया 1 2 3 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 3 2 1। लेफ्ट हैंड हो गया 5 4 3 2 1 3 2 1 1 2 3 1 2 3 4 5। सो जब आप एक बार इंडिविजुअली इनको प्रैक्टिस कर लें तो आप इनको साथ में साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस करें ऐसे। सो बेसिकली होता क्या है, जब हम पियानो हम बेसिकली प्ले करते हैं तो राइट हैंड से जनरली हम अपना सॉन्ग का मेलोडी सेक्शन प्ले करते हैं, जो सॉन्ग की हमारी बेसिक धुन होती है, और लेफ्ट हैंड से हम उसके कॉर्ड्स एंड आरपीजी से उसको अकम्पनीमेंट करते हैं। तो ये कॉर्ड एंड आरपीजी भी हमें स्केल से ही मिलते हैं, वही मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसके बाद। पर बेसिक आइडिया इस स्केल को दोनों हाथों से बजाने का ये है कि जब हम लेफ्ट हैंड से कॉर्ड्स एंड आरपीजी हमें बजाना होता है और राइट हैंड से मेलोडी बजाना होता है, तो बेसिकली हमारे दोनों हाथ अलग अलग काम कर रहे होते हैं, उस समय अलग अलग चीजें प्ले कर रहे होते हैं। तो हमें अपने हैंड्स को इंडिपेंडेंट करना है कि इस हाथ से हम कुछ और कर पाए, इस हाथ से हम कुछ और कर पाए। सो इन हैंड्स को इंडिपेंडेंट करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी फिंगर्स को इंडिपेंडेंट करना बहुत जरूरी है। हमारी सारी फिंगर्स इंडिपेंडेंट होनी चाहिए आपस में। सो जब हम स्केल्स प्रैक्टिस करते हैं इस तरीके से दोनों हाथों से, तो बेसिकली हमारी फिंगर्स इंडिपेंडेंट होनी शुरू हो जाती है। कि अगर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मेरा थंब है, यहाँ पे फिंगर नंबर 2 है, तो अलग अलग फिंगर्स का यूज करके आपकी फिंगर्स इंडिपेंडेंट, उसके बाद आप अपने हैंड्स को भी इंडिपेंडेंट कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ आपको, एक छोटा सा एक मैं पीस प्ले कर देता हूँ जिसमें आप देख सकते हैं कि इंडिपेंडेंसी ऑफ हैंड से मेरा कहने का क्या मतलब है। कि आप देखेंगे मेरा लेफ्ट हैंड आई एम प्लेइंग समथिंग एल्स एंड राइट हैंड इज प्लेइंग द मेलोडी पार्ट ऑफ द सॉन्ग। तो लेफ्ट हैंड बेसिकली उसका अकम्पनीमेंट प्ले कर रहा है कॉर्ड्स एंड आरपीजीज की फॉर्म में। तो मैं एक छोटा सेक्शन आपके लिए प्ले कर देता हूँ, आप देख पाएंगे। थैंक्स। ये स्क्रीन राजीव का स्क्रीन शेयर हो रहा है। आप राजीव अपना स्क्रीन शेयरिंग रोक देंगे एक बार? Yeah, am I audible now? Who was it, Vikrant? Rajiv, some Rajiv. Okay, I'll just remove him.
ओके, राइट। सो आपको अगर हैंड्स की इंडिपेंडेंसी डेवलप करनी है तो सबसे पहले फिंगर्स की इंडिपेंडेंसी डेवलप करनी ही पड़ेगी। तो फिंगर्स इंडिपेंडेंट करने के लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप स्केल्स को दोनों हाथों से बेसिक लेवल पे प्रैक्टिस करें, उससे आपकी फिंगर्स इंडिपेंडेंट हो जाएंगी। जब आप स्केल्स को मेजर स्केल पे, सी मेजर स्केल के मैंने आपको बताया 1 2 3 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 3 2 1, ये आप जब साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा स्लो होगा, इनिशियली थोड़ा स्लो होगा, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ये बिल्कुल आपका स्मूथ होने लग जाएगा। ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी फिंगर्स मसल मेमोरी में बैठ जाएगा, आपकी मसल्स की ना मेमोरी बननी शुरू हो जाएगी ऑटोमेटिकली, आपका हाथ चलने लगेगा, पर आपको थोड़ा सा टाइम देकर इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट चीज जिसके बारे में बात कर रहा था कि हमारा जो स्केल होता है उसी के अंदर से हमारे कॉर्ड्स भी निकलते हैं, जिससे हम जो भी मेलेडी हमारे राइट हैंड से हम बजा रहे हैं उसको एकम्पनीमेंट करते हैं। तो जो कॉर्ड्स लगाते हैं वो हमें स्केल से ही मिलते हैं। अब कैसे सी मेजर स्केल के अंदर के कॉर्ड्स निकालते हैं कि सी मेजर स्केल में अगर कोई कॉम्पोजिशन है तो उसको कैसे कैसे उसी के अंदर से निकलते हुए कॉर्ड सपोर्ट करेंगे। सो बेसिकली करना क्या हमें, बेसिकली 7 डिफरेंट नोट लग रहे हैं स्केल के अंदर, तो हर एक नोट से अल्टरनेट नोट्स का ना ट्रायड बनाना है। मतलब पहले नोट से एक छोड़ के एक 3 नोट्स का सेट, फिर स्केल के दूसरे नोट से एक छोड़ के एक 3 नोट्स का सेट, फिर स्केल के थर्ड नोट से एक छोड़ के एक। तो फर्स्ट नोट आया मेरा सी, इसी स्केल को फॉलो करना है, जो स्केल है उसी के अंदर रहना है। स्केल के बाहर के नोट्स में मैं नहीं जाऊंगा, जो स्केल के बाहर, स्केल के ही नोट्स में। तो पहले नोट से एक छोड़ के एक, दूसरे नोट से एक छोड़ के एक, तो ये दूसरा कॉर्ड है स्केल का। दिस मींस द सेकंड कॉर्ड ऑफ द स्केल। द थर्ड कॉर्ड मींस जो थर्ड नोट से एक छोड़ के एक का ट्रायड बना है। द फोर्थ कॉर्ड ऑफ द स्केल मींस जो फोर्थ नोट से एक छोड़ के एक का ट्रायड बना है आपका, एक छोड़ के एक। आपको नाम नहीं भी पता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप फील के साथ ये सब स्केल की मेलोडी को आप सपोर्ट करेंगे, सब उसको एकम्पनीमेंट देंगे। जी, नेक्स्ट फिफ्थ नोट से ऑल्टरनेट एक छोड़ के एक, नेक्स्ट इज ए से एक छोड़ के एक, नेक्स्ट इज बी से एक छोड़ के एक। तो सब नोट से, वैसे मैं नाम बता रहा हूँ, दिस इज सी मेजर, दिस इज योर डी माइनर कॉर्ड, दिस इज योर ई माइनर कॉर्ड, दिस इज योर एफ मेजर कॉर्ड, दिस इज योर जी मेजर कॉर्ड, दिस इज ए माइनर कॉर्ड, दिस इज योर बी डिमिनिश्ड कॉर्ड एंड दिस इज सी मेजर कॉर्ड। सो ऐसे ऐसे किसी भी स्केल में, किसी जैसे का सी शार्प मेजर स्केल है, अब इस स्केल में कौन कौन से कॉर्ड लगेंगे? पहले से एक ऑल्टरनेट नोट्स, फिर दूसरे नोट, ये था ना सेकंड, और ये स्केल चल रहा है, तो पहले से एक छोड़ के एक, दूसरे से एक छोड़ के एक, फिर तीसरे से एक छोड़ के एक ऑल्टरनेट नोट्स, चौथे से एक छोड़ के एक ऑल्टरनेट नोट्स, पांचवे से, छठे से, सातवें से, एंड वापस फर्स्ट कॉर्ड आ जाएगा आपका, रीच द सेम कॉर्ड। तो ऐसे किसी भी स्केल के अगर आपको कॉर्ड्स फिगर आउट करने हैं, आप मेजर स्केल कैसे बनाना है, किसी भी नोट से टोन सेमीटोन, टोन सेमीटोन का जब आप मूव लेते हैं तो एक मेजर स्केल बन जाएगा। उसी मेजर स्केल के जब आप अल्टरनेट नोट्स का ट्रायड बनाते जाएंगे, एक छोड़ के एक छोड़ के एक, ऐसे सबसे पहले नोट से एक छोड़ के एक स्केल में, दूसरे नोट से एक छोड़ के एक स्केल के अंदर ही रहते हुए, फिर तीसरे नोट से एक छोड़ के, कैसे सभी नोट से जब आप करेंगे तो आपको स्केल के अंदर सपोर्ट होने वाले कॉर्ड्स मिल जाएंगे। जैसे कि इसको अगर अप्लाई करके देखते हैं हम लोग, एक सी मेजर स्केल है, एक छोटा सा मेलोडी, ऐसी एक जनरल सा मेलोडी पे जाता हूँ। तो मेरा फ्रेज कैसे चल रहा है, यहाँ पे कॉर्ड चेंज रिफ्लेक्ट हो रहा है, फिर यहाँ पे एक रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ ऐसे ऐसे फ्रेजेस में कॉर्ड्स आने चाहिए, ऐसे 4 फ्रेजेस नहीं पड़ रहे हैं। तो मेरे 3 फ्रेजेस ना सी पे ही शुरू हो रहे हैं और खत्म हो रहे हैं। ये पहला, ये दूसरा, फिर सी नोट है मेरा, फिर तीसरा, फिर सी नोट है मेरा, एंड लास्ट में मैं डी नोट पे एंड कर रहा हूँ। तो अगर मैं ये सी मेजर स्केल के कॉर्ड्स देख रहा था जो मैंने एक छोड़ के एक बनाए थे, तो इसमें एक इस कॉर्ड में मुझे सी मिलता है, पहले वाले कॉर्ड में, इसमें सी नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें सी है, ये रहा, इसमें सी नहीं है, इसमें सी है, ये रहा, इसमें सी नहीं है, और ये पहला ही कॉर्ड है। तो वही कॉर्ड लगा के देखते हैं, इसमें सी ये रहा, इसमें सी ये रहा, इसमें सी ये रहा। अब ये डी के लिए या तो मैं ये लगा सकता हूँ, या मैं ये भी लगा सकता हूँ, इसमें भी डी है, या फिर ये भी लगा सकता हूँ। तो उसी स्केल के अंदर से कॉर्ड्स मिलेंगे आपको। और बहुत सारे कॉर्ड प्रोग्रेशंस, ये फ्रंट रो का जो ऐप है,
इसमें जो कम्युनिटी कॉलम है, इसमें लर्निंग का जो लर्न का एक कॉलम ऊपर बना हुआ है, उसमें बहुत सारे कॉर्ड प्रोग्रेशंस फ्रंट रो के उसमें भी डले हुए पेजेस पे। तो आप जहाँ देखेंगे 1 4 5 को प्रैक्टिस करने के लिए, या 1 6 4 5 उसको कैसे प्रैक्टिस करना है। तो बेसिकली कुछ भी नहीं है, किसी भी स्केल में अगर आपको जैसे 1 4 5 का प्रैक्टिस लिखा हुआ है वहां पे, तो 1 ये स्केल का फर्स्ट कॉर्ड हो गया। 4 तो स्केल का फोर्थ क्या है, 1 2 3 4, यहाँ से ऑल्टरनेट नोट कट रहा है, ये हो गया। एंड 5 मतलब ये फिफ्थ नोट है, यहाँ से ऑल्टरनेट नोट कट रहा है। तो 1 4 5 1 मींस 1 इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। सो 1 4 5 1 1 4 5 1, वही सी सी ई जी, वही सी ई जी यहाँ पे पकड़ा है, सेम नोट्स है। तो 1 4 5 1 1 4 5 1। जैसे 1 6 4 5 है तो कुछ नहीं करना, 1 6 4 5, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के प्रोग्रेशन, बहुत सारे सॉन्ग्स में अलग अलग तरीके के प्रोग्रेशन लगते हैं। तो आप प्रोग्रेशन को कैसे रीड करें, कैसे निकालें, आप सीधा सीधा एक स्केल बनाए, जो जो स्केल के आपको प्रोग्रेशन निकालने हैं, उसमें सब नोट्स को ऑल्टरनेटली डिवाइड कर दें, ऑल्टरनेट नोट्स को, ये एक छोड़ के एक छोड़ के एक नोट्स आप लोग हर एक नोट से पहले से ऑल्टरनेट नोट्स का ट्राई, सेकंड नोट से ऑल्टरनेट का ट्राई, तो उस स्केल के में लगने वाले सारे कॉर्ड्स मिल जाएंगे। और फिर आप वो प्रोग्रेशन इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपको 1 लगाना है, 1 के बाद 3 लगाना है, फिर 5, फिर 4 है, व्हाटएवर काइंड ऑफ प्रोग्रेशन इज गिवन टू यू, आप उसको इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके के प्रोग्रेशंस होते हैं। तो स्केल स्केल के अंदर से ही आपको सारे कॉर्ड्स मिलेंगे। अब जैसे सी मेजर स्केल है, बेसिक मेलोडी को उठाते हैं। बेसिकली क्या है, तो सी से स्टार्ट किया मैंने। अब ये यहाँ पे भी रुक सकता है क्योंकि सी से स्टार्ट होके जी पे आ रहा है, इसमें भी सी और जी है, पर मैं देखता हूँ स्केल में मुझे जी के लिए और कौन कौन से कॉर्ड मिलते हैं। ये मिलता है, ये मिलता है, मैं ये भी लगा सकता हूँ, या फिर मैं ये कॉर्ड भी लगा सकता हूँ। अब नेक्स्ट क्या जा रहा है, फ्रेज स्टार्ट हो रहा है यहाँ से और खत्म हो रहा है यहाँ पे, तो दो कॉर्ड जो आएंगे, एक में ये होना चाहिए, तो कैन बी ऐसे भी हो सकता है, या फिर ये भी स्केल का कॉर्ड है, ये भी रख सकते हैं, या तो बहुत सारे तरीके के कॉर्ड आपको स्केल भी मिलेंगे कि एक मेलोडी को, ये मेलोडी है, वही सी मेजर स्केल, सो है ना भाई। जी मेजर कॉर्ड आ गया ना, एफ मेजर, है ना। तो कोई भी मेलोडी उसके कॉर्ड्स आपको आपको उसी स्केल से मिलने वाले हैं, जो भी आपकी राइट हैंड मेलोडी चल रही है उसके कॉर्ड्स आपको वहीं से मिलेंगे। उसके बाद वो कॉर्ड्स का आरपी जो कन्वर्जन होता है कि जैसे कि राइट, उसके बाद आप उसे आरपी जो उसमें कन्वर्ट करते हैं। पहले तो आप कॉर्ड्स ही फिगर आउट करते हैं कैसे कि कॉर्ड कैसे फिगर आउट करने हैं, कॉर्ड्स फिगर आउट होने के बाद वो आरपीजियो में कन्वर्ट किए जाते हैं। तो कोई मेलोडी जैसे कि अब ये इसमें मैं कॉर्ड लगा रहा था, एक बार मेरे कॉर्ड फिगर आउट हो गए उसके बाद मैं इसको आरपीजियो में कन्वर्ट करूंगा। है ना, तो कॉर्ड्स के बाद ही आरपीजियो में आप कन्वर्ट कर पाएंगे। तो बेसिक आइडिया है कि आप स्केल में कोई भी मेलोडी, चाहे अपने आप कोई भी आप मेलोडी कंपोज करते हैं किसी स्केल में, या किसी कॉम्पोजिशन को ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, उसके कॉर्ड्स उसी स्केल से निकालिए, आप उसी स्केल में
सारे कॉर्ड्स आपको मिलेंगे। उसी स्केल में ऑल्टरनेट नोट्स के ट्रायड्स बना के आपको उसके कॉर्ड्स फिगर आउट करने आने चाहिए, राइट। सो ये बेसिक था। और कॉर्ड प्रोग्रेशंस के लिए फ्रंट रो से कोई है तो एक बार क्या कम्युनिटी वाला पेज भी एक बार वो शेयर करके यहाँ दिखा सकते हैं अपने ऐप का, जिसमें लर्न का सेक्शन है, उसमें कॉर्ड प्रोग्रेशंस दिए हुए हैं। I'll share it in the group chat, मतलब laptop में। ओके, मैं एक बार हल्का सा आइडिया देके यहाँ दिखा देता हूँ एक बार फिर भी। I'm sending the link in the ये इस टाइप chat. का एक इस टाइप का वो बना हुआ है कि अलग अलग कॉर्ड प्रोग्रेशंस की 1 4 5 इसमें, जैसे फर्स्ट टैब है 1 4 5 का दिया हुआ है, सेकंड है 1 6 4 5 का दिया हुआ है नेक्स्ट टैब प्रोग्रेशंस का, फिर सेकंड 5 1 का प्रोग्रेशन दिया हुआ है ये प्रैक्टिस करने के लिए कि सेकंड कॉर्ड, फिफ्थ कॉर्ड और वन कॉर्ड। जैसे अगर सी मेजर स्केल की बात करें तो सेकंड क्या हो गया, पहले डी, ये सेकंड नोट था ना स्केल का, फिर सेकंड, फिर 5, ये 5 हो गया और ये 1 हो गया। इट मींस दिस, उसको ऐसे रीड करें। ये यहाँ पे भी बहुत सारे प्रोग्रेशंस दिए मैं आप लोगों के लिए स्टडी करके और प्रैक्टिस करने के लिए। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, जो मेरे को बताना था आज के लिए, बेसिक्स आप लोगों को शेयर करने थे। आप लोगों के जो क्वेश्चंस वगैरह हैं, कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोगों को पूछ सकते हैं मेरे से, एक एक करके आप माइक ऑन करके एक एक करके वन बाय वन आप लोग पूछ सकते हैं अपने डाउट्स मुझसे, कोई भी But डाउट। just raise your hand. I'll have to unmute them. They can't unmute them. हाय सर। हाय। या मुझे एक चीज पूछनी थी, जैसे आपने वो 1 2 3 फिर 1 2 3 4 5 वाला कंसेप्ट बोला था, तो जैसे हम लोग सी से स्टार्ट करते हैं तो हमारी जो फिफ्थ फिंगर है या पिंकी फिंगर है तो वो सी नोट पे एंड होती है, राइट? तो उसके आगे हम लोग हमको अगर नेक्स्ट ऑक्टेव बजाना है तो फिर कैसे स्टार्ट करेंगे? उसके लिए अलग अलग है, कुछ ज्यादा अलग नहीं है, बेसिकली रास्ता वहीं से जाता है। मैंने 1 ऑक्टेव का प्रैक्टिस बताया कि आप एक ऑक्टेव के अंदर प्रैक्टिस कर सके, कि मतलब कि आप सी से सी पे पहुंच सके। सो बेसिकली उसमें कुछ भी नहीं है, जब आप 4 रीच करते हैं तो लास्ट में 5 की जगह आपको वापस 1 ले आना है। हाँ, या 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 एंड वापस आते हैं 5 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1। जी, मतलब पिंकी फिंगर को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। पिंकी फिंगर को तब कॉम्प्रोमाइज करना है जब आपको स्केल को एंड करना है, तब आपको उसको लगाना है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो इसके बाद आप थंब भी लेके आओगे। सो बेसिकली थंब हमारा ट्रांजिशनल फिंगर होता है कि अगर सपोज करो मैं इस साइड बजा रहा हूँ तो टुवर्ड्स मैं राइट बजा रहा हूँ, मेरे पास फिंगर्स खत्म हो गई है और मुझे और राइट जाना है, तो मैं और किसी फिंगर के साथ क्रॉस बना के नहीं जा सकता। मेरे पास सिर्फ थंब है जिसको मैं नीचे से लाके प्लेस करके और अपना हैंड राइट हैंड की तरफ मेरा फ्री हो गया और जा सकता हूँ मैं, और फिर आगे जाके फिर से सेम सेम थंब को यूज करके मैं और राइट जा सकता हूँ। सिमिलरली अगर मुझे लेफ्ट आना है तो लेफ्ट लेफ्ट साइड जब मैं प्ले करते हुए आ रहा हूँ तो थंब ट्रांजिशनल फिंगर होगा और थंब के भरोसे ही मैं अपने हैंड को और लेफ्ट की तरफ लेके जा सकता हूँ। तो या थंब ट्रांजिशन फिंगर होता है और किसी फिंगर से हम ट्रांजिशंस नहीं लेते हैं। ओके। ऑल्सो सर, वन मोर डाउट। 3 4 के बाद 1 ले आना है वापस से, वही ट्रांजिशनल फिंगर। 4 पे जी, खत्म हो गया ना, मुझे और आगे जाना है तो मेरा ट्रांजिशनल फिंगर 1 आ जाएगा। 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5, यहाँ मुझे खत्म करना है। जी सर, एक और डाउट था कि जैसे हम लोग कोई गाना, मान लीजिए कोई जैसे जी स्केल पे है या कोई एक पर्टिकुलर स्केल पे या सी स्केल पे, कोई कोई भी एक स्केल पे, तो हम लोग को मतलब ये आइडेंटिफाई कैसे होता है? मतलब मैंने जितना सुना है उसमें शायद एक ईयर ट्रेनिंग होती है और दूसरा कि तुम नोट्स खुद ही से ढूंढ लो उस गाने के और उससे सोच मतलब पता लगाओ कि कौन सा स्केल है। इसके अलावा भी एग्जैक्टली, ईयर ट्रेनिंग इज द मेन थिंग कि आपको ईयर से मतलब सॉन्ग को फॉलो करना है, एक बार सॉन्ग के मेलोडी नोट्स को एटलीस्ट आपको फॉलो करना है। अगर आप देख रहे हो कि वो कौन से नोट्स को यूज करते हुए जा रहा है, तो उन्हीं से आपको आइडिया लगाना है कि ये कौन सा स्केल है, ये कौन से स्केल में मूवमेंट चल रहा है। अगर स्केल का नाम नहीं भी पता तो भी फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आप उसका असेंडिंग एंड डिसेंडिंग फील के हिसाब से फिगर आउट कर सकते हैं, इट्स फाइन, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, हार्डली मैटर्स। सर, हम लोग कोई भी सॉन्ग का कॉर्ड प्रोग्रेशन कैसे मालूम करते हैं? मतलब किधर कौन सी कॉर्ड लगनी है? सॉन्ग का स्केल, सॉन्ग का कॉर्ड मालूम करने से पहले आपको सॉन्ग का स्केल मालूम करना पड़ता है। जब आप सॉन्ग का स्केल मालूम कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, सॉन्ग के स्केल में जितने भी नोट्स लग रहे हैं
तो वही मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी एक्सप्लेन किया था, किसी भी स्केल के अगर आपको कॉर्ड्स फिगर आउट करने की, स्केल में कोई भी कॉम्पोजिशन है तो उसमें कौन कौन से कॉर्ड्स लगेंगे, तो पहले नोट से एक छोड़ के एक 3 नोट्स का सेट, फिर स्केल के दूसरे नोट से एक छोड़ के एक का सेट, जैसे ये स्केल था, तो अगर ये स्केल है फिर इसमें आपको कॉम्पोजिशन चल रहा है तो पहले नोट से एक छोड़ के एक 3 नोट्स का सेट, फिर दूसरे नोट से एक छोड़ के एक, तीसरे नोट से एक छोड़ के एक, चौथे से पांचवें से एक छोड़ के एक, छठे से एक छोड़ के एक, सातवें से एक छोड़ के एक, और वापस पहले पे पहुंच जाएंगे आप। तो ये बेसिकली सात सात कॉर्ड्स लगेंगे। अगर कोई भी बेसिक कॉम्पोजिशन सी मेजर स्केल में चल रहा है तो वो इन्हीं बेसिक 7 कॉर्ड से अकम्पनी हो रहा होगा जनरल। ओके, थैंक यू। राइट, क्लियर हुआ आपको? हाँ, थैंक यू। राइट, हेलो सर। हेलो। सर आपने अभी जो आरपीजियो की एक प्रैक्टिस बताई थी वो एक बार फिर से बता देंगे क्या? कौन सी वाली प्रैक्टिस आरपीजी होगी? सर वो जो 5 2 3 1 लेफ्ट हैंड से अलग और राइट हैंड से अलग आप बता रहे थे जब आपने तुम ही प्ले किया था सर। मेजर स्केल की प्रैक्टिस बताई थी मैंने, ये ना, दिस इज व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट ना। तो सर यही आपने नंबर्स क्या बताए थे उसके? ये फिंगर नंबर से राइट हैंड से, ये थंब फिंगर नंबर 1 होता है, 1 2 3 4 5, तो राइट हैंड फिंगरिंग है 1 2 3 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 3 2 1, और लेफ्ट हैंड है 5 4 3 2 1 3 2 1, राइट हैंड है 1 2 3 1 2 3 4 5। मैं इमेज शेयर कर देता हूँ, उसमें लिखा हुआ यस है, सर, यस सर। आप एक बार कॉपी करना चाहें तो यहाँ से कॉपी कर सकते तो हैं। सर इससे क्या हेल्प होगी, इससे इससे क्या मेजर स्केल्स में क्या हेल्प मिलेगी? अगर आप मतलब दिस इज वन मेजर स्केल, दिस इज सी मेजर स्केल, ये एक मेजर स्केल है, तो अगर आप सारे मेजर स्केल ऐसे करके प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी बेसिकली फिंगर्स इंडिपेंडेंट होती हैं। अगर आपको हैंड्स इंडिपेंडेंट करने हैं, अगर आप चाहते हैं कि दोनों हाथों से अलग अलग प्ले कर पाए, अगर लेफ्ट हैंड जैसे आप देखें, लेफ्ट और राइट इंडिपेंडेंटली वर्क कर पाए, राइट से आप अलग प्ले कर पाए, लेफ्ट से अलग प्ले कर पाए। अगर आप चाहते हैं कि अपने हैंड्स इंडिपेंडेंट हो तो सबसे पहले फिंगर्स को इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा, और फिंगर्स को इंडिपेंडेंट करने के लिए क्या, आप स्केल्स को जब ऐसे प्ले करेंगे अलग अलग फिंगर्स से, कि जो फिंगर पैटर्न्स पे मैंने बताया 1 2 3 1 2 3 4 5, ये आपका राइट हैंड का, और लेफ्ट हैंड का 5 4 3 2 1 3 2 1, तो जब आप इकट्ठे प्रैक्टिस करेंगे इन फिंगर से, ऐसे दूसरा स्केल भी जब आप प्रैक्टिस करेंगे उसके लिए फिंगरिंग अलग है। सी शार्प के लिए 2 3 1 2 3 4 1 2 आपका राइट हैंड फिंगरिंग है। तो अब डी मेजर स्केल है, तो वैसे जब सारे स्केल्स आप प्रैक्टिस करेंगे दोनों हाथों से तो आपके फिंगर्स इंडिपेंडेंट हो जाएंगे उससे। यस तो सर ऐसे सर हर स्केल का अलग क्यों नंबरिंग है सर ऐसे? क्योंकि उसका फिंगर्स का अप एंड डाउन नोट्स का पोजीशनिंग डिफरेंट है, इसलिए सब 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 एकदम फ्लैट नहीं है ना, कोई भी कोई ऊपर से नीचे आ रहा है, हाँ यस सर। दो नोट ऊपर फिर एक नीचे फिर 3 ऊपर फिर नीचे, ऐसा है ना सी शार्प मेजर स्केल, तो उसका कंस्ट्रक्शन ऐसा बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग इसका फिंगर्स होगा। सर इसको आप शेयर कर देंगे क्या? इसको मैं ये वाला अभी सी मेजर स्केल का तो लिखा हुआ है, फिंगरिंग में उतना शेयर कर देता हूँ अभी आपसे यहाँ पे। यस सर। एक सेकंड, ये स्क्रीन शेयरिंग में कर रहा हूँ साथ साथ ही, आप देख लीजिए नीचे इसमें सी मेजर स्केल लिखा हुआ है, उसका फिंगरिंग राइट और लेफ्ट हैंड फिंगरिंग के साथ मैंने लिखा हुआ है ये सी मेजर स्केल। यस ये बी सी, राइट हैंड ये फिंगरिंग और लेफ्ट हैंड फिंगरिंग ये, ठीक है जी? ओके सर। नोट कर लिया आपने? स्टॉप कर दूं मैं इसको? यस सर। थैंक यू सर। वेलकम। हेलो विक्रांत। हाय। अच्छा, मुझे दो छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछने हैं। सबसे पहली बात है, हम जो शो देखते हैं ना, तो उस शो में जब वो बोलते हैं कि अभी ना मुझे सी शार्प चाहिए, हल्का सा नोट वहाँ बजता है और इन्हें मतलब पता भी लग जाता है और वो उस पर गाना या फिर म्यूजिक प्ले करना भी शुरू कर देते हैं। तो ये जो बोलते हैं सी शार्प का छोटा सा नोट दे दो, उतने से नोट से नॉलेज हो जाती है कि आगे मुझे क्या बजाना है? हाँ, उनको अपना रूट पता है ना, आगे उनको एक बेसिक मिल गया कि ये एक नोट है, अब आगे उनका जो भी रूट है वो उनके माइंड में ऑलरेडी कॉम्पोजिशन के साथ होता है। ये भी हो सकता है वो रूट ये भी हो सकता है वो रूट ये भी हो सकता है, पर वो यहाँ यहीं से उनके दिमाग में जो कॉम्पोजिशन आनी है तो उसका रूट दे विल कैरी एंड
and they will तो प्रैक्टिस के बाद मतलब कि अपना खुद का कोई फेवरेट बन जाता है या फिर मोस्ट कॉमन ही सी शार्प है, ज्यादा सुनने में सी शार्प ही आता है? नहीं, ऐसा ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। मे बी आपने सी शार्प बहुत ज्यादा ऐसा आपने सुना हो ऐसा, बट रजिस्टर कर लिया होगा। हर स्केल में कॉम्पोजिशंस हैं। मतलब आई विल नॉट से कि इट स्टिक्स टू ओनली सी शार्प। नहीं, सी शार्प इज वन ऑफ द 12 नोट्स, तो हर एक नोट का इक्वल इंपॉर्टेंस है। हर एक नोट पे बहुत सारे कॉम्पोजिशंस मिल जाएंगे हर एक नोट पे। तो लगभग पियानो की प्रैक्टिस अगर डेली 1 घंटा की जाए तो 4-5 महीने में थोड़ी सी अच्छी एक्सपर्टीज आ जाएगी? 1-1.5 घंटा अगर की जाए तो हाँ 5-6 महीने में कुछ बेसिक चीजें एटलीस्ट आप बजा पाएंगे। एक्सपर्टीज में तो भी टाइम लगेगा, उसके लिए आपको जी जी, करने पड़ेंगे या फिर थोड़ा सा लंबा चलेगा टाइम थोड़ा सा, पर आप बेसिक चलिए चीज ठीक। और हो पाएंगे खुद से एटलीस्ट इतना आप। कोई स्पेशल साइट हो जहाँ पे जाके हम इसको प्रॉपरली सीख पाएंगे या फिर ये फ्रंट रो में हमें बाकी चीजें मिल जाएंगी यहाँ पे? फ्रंट रो में मिल जाएंगी। फ्रंट रो में अभी लाइव क्लासेस का वो चल रहा है, लाइव पियानो क्लासेस हो रही हैं ऑलरेडी। मैं 2 बैचेस ले भी रहा हूँ, फ्रंट रो पे ही ले रहा हूँ, तो आप वहाँ पे एनरोल करा सकते हैं फ्रंट रो पे। तो उसमें अलग से कोई फी है क्या, इसी में चलेगा, क्या चलेगा? तो आपको फ्रंट रो की तरफ से जो भी है वो आपको बता देंगे। उनके लाइव पियानो अच्छा अच्छा, चल रहे कोई हैं। इशू नहीं। आपके और बैचेस भी स्टार्ट होने होंगे अभी तो? हाँ, अभी और भी मेरे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। अभी अभी और भी स्टार्ट हो रहे हैं। 2 ऑलरेडी चल रहे हैं, एक बेसिक एक एडवांस कोर्स का। 2 कोर्सेज के बैचेस ऑलरेडी चल रही है जिसमें रेगुलर क्लासेस हो रहा है ऑलरेडी। तो अच्छा, तो उसमें ऑप्शंस में जाके मुझे मिल जाएगा, वो पता लग जाएगा, है ना? फ्रंट रो से कोई होंगे तो मे बी दे कैन गाइड यू। श्योर 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 श्योर। थैंक यू सो मच, प्लेड वेरी वेल, थैंक यू फॉर माय क्वेश्चंस। हेलो। हेलो। हाय सर। एक्चुअली मुझे पूछना था कि जैसे आपने बताया कि जो स्केल्स हम ढूंढते हैं लाइक कोई सॉन्ग बजाते टाइम, तो ऐसा जरूरी है कि हम अगर सी स्केल में है ओरिजिनल स्केल तो उसे सी पर ही बजाए, कि हम उसे डी पर या तो एफ पर लेके जाके बजा सकते हैं अगर हम वो रूट डिकोड कर सके तो? हाँ, बिल्कुल 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 एग्जैक्टली। अगर आप उसका रूट डिकोड कर सकते हैं, अगर आप उसका इंस्ट्रक्शन क्लियर है आपको कि जैसे अगर यही कॉम्पोजिशन के बारे में बात कर रहा था, तो अगर आपको सी मेजर स्केल का कंस्ट्रक्शन क्लियर है, अब डी इसको डी पे बजाना है तो बजा सकते हैं। सेम चीज को ओके, सो हमें बेसिकली उस सिंगर के रेंज और उनके हिसाब से हमें वो स्केल और वैसे चूज करना है, राइट? इंस्ट्रूमेंट की टोनैलिटीज, वोकल्स, बहुत सारी चीजें हैं कि वोकल रेंज, इंस्ट्रूमेंट की टोनैलिटीज कहाँ साउंड कर रही हैं, ओवरऑल कॉम्पोजिशन में फील कहाँ बन पा रहा है, क्या इम्पैक्ट है। तो वो चीजें, बहुत सारी चीजें स्टडी करके ही उसका स्केल फाइनलाइज किया जाता है। सिर्फ वोकल भी नहीं है, वोकल इज आल्सो वन ऑफ द एलिमेंट जिसको कंसीडर करके एक स्केल फाइनलाइज किया जाता है। ओके ओके, थैंक यू। Hey, hello Vikrant. This is Kaustubh. हाय। बेसिकली किसी भी गाने की मेलोडी अगर तुम फाइंड आउट कर लो तो उससे कॉर्ड्स कैसे बजा सकते हैं, मतलब कॉर्ड्स कैसे फिगर आउट करें उस मेलोडी से? आपने जो अगर मेलोडी लाइन उसकी फिगर आउट ऑलरेडी कर ली है, तो करेक्ट। मेलोडी लाइन से आप एटलीस्ट एक स्केल, एक एटलीस्ट एक फॉर्मेट जिसमें वो असेंडिंग और डिसेंडिंग जा रहे हैं नोट्स, तो फिगर आउट कर पाएंगे एटलीस्ट कि वो कौन से फॉर्मेट में क्या स्केल में अप एंड डाउन चल रहा है। मेलोडी जो भी यूज हो रहा है, जो भी मेलोडी करेक्ट। वो कौन से नोट फ्लो फ्लोट कर रही है, तो उसका असेंडिंग फ्लो क्या जा रहा है और डिसेंडिंग फ्लो क्या जा रही है, तो आप फिगर आउट कर पाएंगे एटलीस्ट। बस करेक्ट। उन्हीं में उसको आप लिख लीजिए एक जगह में। तो जो भी रूट बन रहा है, व्हाट एवर रूट इट इज, जो भी आपका रूट बन रहा है उसमें ऑल्टरनेट नोट्स, पहले से एक छोड़ के एक, फिर दूसरे से एक छोड़ के एक, फिर तीसरे से एक छोड़ के एक, चौथे से एक छोड़ के एक। जब सारे नोट्स से ऑल्टरनेट नोट्स के सेट बनाते जाएंगे ना, तो वो कॉर्ड्स बनते ओके। हैं जो कि उस पर्टिकुलर स्केल को सपोर्ट करेंगे जिसमें वो मेलोडी चल रही है। ओके। गॉट इट। ओके। समझिए या आप? थैंक्स विक्रम। या एंड दैट वी कैन प्ले फ्रॉम विद यूजिंग लेफ्ट हैंड, राइट? हाँ, कॉर्ड्स। लेफ्ट हैंड से यूज करके वो उन्हीं कॉर्ड्स में से कि जहाँ पे मुझे समझ आ रहा है मेरा फ्रेज यहाँ रुक रहा है, और उस पर्टिकुलर नोट पे जितने भी कॉर्ड्स मैंने 7 कॉर्ड्स फिगर आउट किए, उस पर्टिकुलर नोट पे जिससे मुझे वो स्केल के अंदर वो नोट जिस पे मुझे कॉर्ड लगाना है, तो उस नोट को ओके। सपोर्ट करने वाले कॉर्ड्स कौन कौन से हैं जिसके अंदर वो नोट इंक्लूड होकर आता है। वो पर्टिकुलर नोट जो मेरा मेलोडी लाइन का नोट है जिससे मैं लगा रहा हूँ, वो कौन कौन से कॉर्ड, सातों के सातों कॉर्ड में तो नहीं आएगा, दो तीन करेक्ट। दो तीन में आ रहा है, वो फिगर आउट करके वो लगा के देखिए। ओके ओके, गॉट इट। थैंक्स विक्रम। वेलकम। हेलो। हेलो।
Yeah, actually sir, I would like to ask कि जो arpeggios आप play कर रहे थे मतलब suppose आपने कोई song play किया तो उसके साथ जो arpeggios आप play कर रहे थे तो वो they can be anything मतलब अगर वो scale में से कैसे create हो सकते हैं like स्केल how में can we create? स्केल में से सबसे पहले कॉर्ड्स क्रिएट होंगे और कॉर्ड्स के नोट्स को जब हम तोड़ के वन बाय वन रिदमिक ऑर्डर में प्ले करते हैं वही आरपीजीओज होते हैं। जैसे कि अगर आपने देखा ये सी मेजर कॉर्ड था मेरा, Yeah. एफ मेजर कॉर्ड एंड सी मेजर कॉर्ड, ठीक है। अब मेरे ये कॉर्ड लगे, अब आरपीजीओ क्या है, अब इसमें कई तरीके के आरपीजीओ फॉर्म अप हो सकते हैं। ठीक है, या फिर है ना, या फिर अब मैंने क्या की, ये सी मेजर कॉर्ड है, सी ई जी, तो सी मेजर कॉर्ड की तो नोट्स हैं सारे, पर जब तक मुझे पता Yes, है sir. मेजर कॉर्ड है, अब यहाँ पे ट्रांजिशन होता है, अब ये एफ पे ट्रांजिशन होता है, तो जब मैं आरपीजीओ बजाऊंगा अपना, यहाँ पे एफ कॉर्ड लगी थी ना, तो मेरा आरपीजीओ भी एफ पे आ गया वापस सी पे। तो जैसे जैसे मेरे कॉर्ड चले थे वैसे वैसे ही उन्हीं कॉर्ड्स के नोट्स को ब्रेकअप करके मैं रिदमिक वे बनाऊंगा, रिदमिक पैटर्न बनाऊंगा और उन्हीं कॉर्ड के नोट्स के अकॉर्डिंगली मैं मूव लूंगा कि जो मेरे कॉर्ड तो जो नोट्स वो हम लोग नोट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं कि लाइक इसके साथ ये सूट? आपको कॉर्ड फिगर आउट करना है। पहले तो आपको कॉर्ड फिगर आउट करना है कि इसके साथ ये कॉर्ड सूटेबल होगा या ये कॉर्ड सूटेबल होगा। ये तो सबसे पहले आपको कॉर्ड फिगर आउट करना है, कॉर्ड क्या ही आरपीजीओ बनेगा। जब तक आपको कॉर्ड नहीं पता आप आरपीजीओ नहीं प्ले कर पाएंगे। पहले आपको कॉर्ड फिगर आउट करना पड़ेगा, उसी कॉर्ड का आरपीजीओ आपको निकाल के प्ले करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। ओके सर। सर इसके आपके जो लाइव क्लासेस होते हैं उसका डिटेल्स कहाँ मिलेगा? बिकॉज फ्रंट रो के साथ मैं कांटेक्ट करने की 2 दिन से ट्राई कर रही हूँ बट उनके कोई नंबर से कॉल रिसीव नहीं हो रहे। अच्छा, ओके Okay, I'll personally message you my number. You can ping me up on WhatsApp. या श्योर। एक्चुअली व्हाट्सएप पे भी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था, जो एक नंबर था मेरे पास व्हाट्सएप फ्रंट रो का जिसपे से ग्रुप लिंक्स आए थे कि यू कैन जॉइन दिस ग्रुप। उसके बाद उस पे कोई रिप्लाई ही नहीं है मतलब व्हाट्सएप नंबर। Okay, I'm just texting you my WhatsApp number. You can drop me a text there. I'll just get back to you tomorrow. या श्योर, थैंक यू। हेलो 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 सर। हेलो सर मेरा ये डाउट था कि जैसे सर हम ऑर्केस्ट्रा में देखते हैं कोई अनट्रेन्ड सिंगर अगर उसको तो कोई स्केल्स का ऐसा नॉलेज नहीं होता तो किसी भी स्केल में शुरू हो जाता है। तो सर जैसे म्यूजिशियंस रहते हैं वो एकदम सही स्केल हिट करते हैं सर पहली बार में, तो सर वो उसकी प्रैक्टिस कैसे होती है सर? वो तो ये ट्रेनिंग है। हम लोग भी मतलब इवन आई डू लाइव शोज, बहुत बार हो जाता है एकदम से सामने से सडन रिक्वेस्ट आ गया, गाना अगर सुना भी नहीं होता, वोकलिस्ट स्टार्टेड सिंगिंग, उसने गाना शुरू कर दिया, अभी आपको फटाफट फिगर करना पड़ता है क्या चल रहा है। तो वो तो आपकी प्रैक्टिस है कि आप कितनी, आपकी डिक्शनरी कितनी बनी हुई है, आप इन साउंड्स को कितना अपने अंदर जानते हैं। और कनेक्शन इज वीक सर। हेलो, आवाज आ रही है आपको? No, your connection is fine. I think it's some problem with this connection. ओके सर कैन यू रिपीट अगेन सर? मैंने कहा आपको ना ये चीज आप तब तक फिगर आउट नहीं कर पाएंगे जब तक आपने इतना प्रैक्टिस नहीं कर लिया कि ये नोट्स का साउंड ना आपको याद है, क्योंकि ये आपकी यही आपकी वोकैबुलरी बनती है जिससे आप क्विक रेफरेंस लेते हैं। जब आपने किसी ने गाया या किसी ने कुछ भी एकदम सिंग करना शुरू किया तो अरे ये इस स्केल में चल रहा है, अच्छा ये तो इस नोट से एक रेफरेंस नोट लिया तो भी उससे आइडिया हो गया नहीं इससे कितना ऊपर है, कितना इंटरवल ऊपर है जहाँ पे मेरा वोकलिस्ट गा रहा है या कितना नीचे है। तो वो इंटरवल का कैलकुलेशन की एक नोट से कितनी दूर है, इसका क्या साउंड है। अगर मेरा स्केल का फर्स्ट एंड थर्ड नोट, स्केल का फर्स्ट एंड फोर्थ नोट, वो फर्स्ट एंड फिफ्थ नोट, सिक्स्थ नोट, सेवंथ नोट, तो कौन सा नोट कितना दूर है, कितनी रेंज है। तो जब तक आपको ये चीज याद नहीं है अपने कान में तब तक तो ये मुश्किल होगा। ये उसी के रेफरेंस से करना होता है कि कितना इंटरवल ऊपर और नीचे जाना है। यू हैव टू क्विक कैलकुलेट बैलेंस। आपको जितना आपका डिक्शनरी, आपको ये नोट्स को जितना आप याद कर पाते हैं, जितने आपको याद होते हैं इनके साउंड्स, उन्हीं के रेफरेंस से आपको एक पहुंच पाते हैं, तो वो प्रैक्टिस सही होता है।
सर एक और डाउट था सर। बताइए। सर जैसे मैं सर फेडेड प्ले करता हूँ डी शार्प माइनर में, तो सर जैसे कि मैं इसमें पूरा मेलोडी अलग हाथ से और लेफ्ट हैंड से कॉर्ड्स प्ले हो जाती है, लेकिन सर इसको अगर मैं चाहूँ कि एफ माइनर में प्ले करूँ, तो सर उसके लिए मेरे को बहुत प्रैक्टिस या फिर बहुत ही मतलब थोड़ा टाइम लगेगा सर उसको बिल्ड करने में। सर उसमें क्या मिस्टेक हो सकती है सर? कुछ नहीं, आपने आपकी आपकी मसल मेमोरी डी शार्प माइनर के हिसाब से आराम से बनी हुई है ये आप Yes, स्केल sir. आपको इजीली आ रहा है, स्केल को आप इजीली फ्लोट कर सकते हो। तो जितना आराम से आप स्केल को फ्लोट कर पा रहे हो उतना ही आराम से आपको एफ माइनर को भी फ्लोट करना आना चाहिए। ये मेरा एफ माइनर है। जितना आराम से मैं डी शार्प में फ्लोट कर सकता हूँ उतना आराम से मैं इसमें इसमें फ्लोट कर सकता हूँ। ये मेरा डी शार्प माइनर हो गया और ये मेरा एफ माइनर हो गया, तो दोनों स्केल्स में मैं इजीली फ्लोट कर सकता हूँ, मेरे को कोई टेंशन Yes, नहीं है। sir. मतलब सर जो नोट समझ आना चाहिए कि जो नोट डी शार्प में लग रहे हैं वही नोट एफ शार्प में भी कौन से नोट लग रहे हैं वो एफ में वही लगेंगे, सारे नोट दो नोट आगे आ जाएंगे। डी शार्प से जो इसमें लग रहे हैं सारे नोट एक ही प्रोग्रेशन आगे हो जाएंगे एफ में। अगर मेजर है तो ये मेजर स्केल हो गया आपका, और एफ मेजर हो गया तो ये आपका एफ मेजर हो गया। जैसे सर एफ तुम ही हो को अगर हम एफ माइनर में बजाएं तो सर इसका इसमें तो सर बच जाएगा, लेकिन अब सर इसी को बोलिए अगर मेरे को ए माइनर में प्ले करना है तो सर उसमें फिर मेरे को बहुत टाइम लगेगा उसको पूरे मेलोडी फिगर आउट करने में। दिक्कत नहीं है, तो स्केल से आप कितना फ्रेंडली हो जाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो स्केल जितने आप एक्सप्लोर करेंगे हर एक स्केल को आप ट्राई करो उनको। शुरुआत में टाइम लगेगा, एक बार हो सकता है कि आपको टाइम लगे, पर जब 3 4 5 7 मेलोडीज को ऐसे अलग अलग स्केल से फिगर आउट करते रहेंगे ना तो आप हैबिचुअल हो जाएंगे, वो इजीली हो जाएगा। इट्स नॉट अबाउट स्केल, ये इट्स अबाउट कि आपके कान में ना बेसिकली इंटरवल्स फिक्स फ्रीज अप हो जाते हैं, तो इंटरवल्स के अकॉर्डिंगली आप स्केल में ऑटोमेटिकली मूव कर लेते हो कि कौन सा नोट कितना दूर होगा कितना पास होगा, ऑटोमेटिकली आपका हाथ मूव होने लग जाता है। तो प्रैक्टिस है स्केल्स की, आप हर स्केल के साथ को फ्रेंडली होना पड़ेगा। ओके सर, मेरे को भी ये नंबर मिल सकता है आपकी लाइव क्लास का सर? फ्रंट रो से कोई होंगे जो आपको कनेक्ट करवा देंगे, आप उनसे बात कर लीजिए अभी। सर आप बोल दिए उनको, मेरे को दे देंगे नंबर। या आप चैट बॉक्स चेक कर लीजिए आप। राइट, तो आई थिंक वी आर डन फॉर टुडेस Q&A, आई बिलीव। Yep, we can end here, I guess. Okay, fine. So Okay. goodbye everyone, hope you enjoyed the session. Okay, bye bye. You want to conclude something? No, it's fine. Yep, we can end here. I just wanted to know how many pianists are here. मतलब how many people play piano here. Just raise your hands if you guys play. You guys already play or something. Just two. Okay. Yep. We can end here. Okay. So, okay, guys. Bye bye. Good night. Good night, Vikrant. Good night everyone, bye.